हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट कि कैसे हम किसी भी कोई भी जो आपका बॉन्ड होता है वो ना तो 100% आयोनिक होता है, ना ही 100% क्या होता है कोवलेंट होता है। जिस तरह आपके कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रहते हैं जिसे हम हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, उसी तरह आपके किसी भी आयोनिक बॉन्ड में भी कुछ ना कुछ परसेंटेज क्या होता है आपका कोवलेंट कैरेक्टर का रहता है। ठीक है, जिसे हमें बताया था किसने, आपके फेजांस ने। ठीक है, और उसी का रूल होता है जिसके जरिए हम किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर को पता करते हैं कि कितना उनमें कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर में होता क्या है, इसमें फेजांस रूल में अगर हम बात करें तो जो केटायन है वो जो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है आपके जो इलेक्ट्रॉन है, आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, उसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, डिस्टोर्शन आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं आपका पोलराइजेशन। ठीक है, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से आपके कोवलेंट कैरेक्टर भी उतनी ही ज़्यादा इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली बात करें केटायन के लिए, हमने बात की थी जो आपके जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके केटायन के लिए चार्ज अपॉन साइज के रेशियो के ऊपर। मतलब केटायन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, एनायन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, या फिर जितनी कम उसकी साइज होगी उतना ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा। इस वजह से जो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो है वो किसके लिए है, केटायन के लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने बात की थी कि केटायन के लिए अगर आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है ना, अगर वो आपका शूडो इनर्ट केस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तो उसकी जो पोलराइजेशन पावर होती है वो होती है ज़्यादा कंपेरेटिव कंपैरिजन अगर हम करें उसका तो इनर्ट गैस के साथ, जिसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हमने देख लिए थे जिनके ऊपर आपका पोलराइजेशन इफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, डी ब्लॉक के लिए हम देख लेते हैं कि डी ब्लॉक में क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें पोलराइजेशन पावर इन डी ब्लॉक, पोलराइजेशन पावर इन डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक की जो पोलराइजेशन पावर होती है वो उन केटायन से ज़्यादा होती है जो आपके एस और पी ब्लॉक में मिलते हैं। ठीक है ना, पोलराइजेशन पावर ऑफ डी ब्लॉक केटायंस greater than polarization power of S and P block cations। रीजन्स, रीजन क्या होगा इसका, देखिए रीजन क्या होगा, जो पोलराइजेशन पावर है अगर हम देखें तो डी ब्लॉक के लिए अगर हम देखें तो डी ब्लॉक की जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। ठीक है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है, डी ब्लॉक में जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, शील्डिंग आपकी पहले से पुअर है, इस वजह से क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, इसलिए अगर आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, डिफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए आपके जो डी ब्लॉक के केटायंस होते हैं उनकी पोलराइजेशन पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, रीजन्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, सो दी जेड इफेक्टिव जो होता है आपका वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से केटायन का अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा, एनायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, तो उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, जबकि यहाँ आप देखोगे तो एस और पी में जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है ना, हियर द शील्डिंग पावर इज, shielding power is effective।
ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, शील्डिंग पावर क्या होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है ना, इसलिए जेड इफेक्टिव उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब अगर आपको कंपेरिजन करना हो डी और एस और पी ब्लॉक के कैटायंस में, ठीक है ना, सीधा सिंपल है, डी ब्लॉक का ज़्यादा होगा। अब आपको ये भी देखना है कि पीरियड भी देखना है आपको, पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर इनका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आपके 6 पीरियड के हो और ये आपका डी ब्लॉक का जो भी आपका मेटल हो या कैटायन हो वो आपका 4th पीरियड का हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 6 पीरियड वाले पी ब्लॉक का अगर पी हो तो भी आपका उसकी जो पोलराइजेशन पावर होगी वो ज़्यादा होगी, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पीरियड है वो होना चाहिए सेम, इन सेम पीरियड आप लिख सकते हो यहाँ पे, इन सेम पीरियड, ठीक है ना। आपका पीरियड नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए बात करें हम डी ब्लॉक में, ये तो हुआ डी और एस और पी के बारे में, ठीक है। तो डी की ज़्यादा होगी। अब डी में भी 1 से लेकर 10 तक अलग अलग होते हैं, वो भी देख लेते हैं। इन डी ब्लॉक अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो देखिए डी ब्लॉक में अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D1, ठीक है, D2, D3, D4 तो होता ही नहीं है, D5, D6, D7, 8, 9 और D आपका 10, ठीक है। तो देखिए 1 से लेके जब आप 9 तक जाते हो, D9 तक, यहाँ पे क्या होता है आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। 1 से लेके 9 में क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग या स्क्रीनिंग, उसकी वजह से आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। बट D10 में क्या होता है, सभी 10 ही आपके ऑर्बिटल्स क्या हो गए, फुलफिल हो गए, मतलब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग होगी वो एकदम अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम होगा, ठीक है। तो अगर हम डी ब्लॉक के लिए बात करें तो 1 से लेके 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट फुलफिल्ड हो गया है, जेड इफेक्टिव कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी जो आपकी पोलराइजेशन पावर होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो D10 की पोलराइजेशन पावर कम होगी, ठीक है। जेड इफेक्टिव से आपको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो जेड इफेक्टिव क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 1, 2, 3 से 9 तक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आपका केटायन की टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी हो रही है आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना। तो D1 से लेके आपके 9 में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी पोलराइजेशन पावर जो होगी ज़्यादा होगी, किससे, D10 की पोलराइजेशन पावर से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। D1 से 9 में तो पहले हमने देख लिया, अगर D और S और P में हो तो D की ज़्यादा होगी। D में भी 1 to 9 और 10 में हो तो 1 to 9 की ज़्यादा होगी, 10 की कम होगी। अब हम देखते हैं कि 1 to 9 में भी अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो क्या हम कैसे करते हैं। देखिए अगर हमें D1 से भी 1 to 9 में भी अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे करते हैं। देखिए इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हो, जैसे Zn2+ है, ठीक है, और एक आप ले लीजिए आयरन Fe2+, ठीक है। ये होता है 3d6, क्या होता है आपका 3d6, और ये होता है आपका 3d10। तो आप देखिए 3d10 D10 है, इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, कम होगी, और Fe की क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसका ऑर्डर है आपका, पोलराइजेशन पावर का, ठीक है। और जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर होगी उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपको ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम बेस बना रहे हैं कि कौन सा आपके आयन आ जाए, मेटल आ जाए, कब पूछ लिया जाए। तो उसके लिए आपको देखना है कि हाँ डी का है, एस का है, पी का है। डी का है तो डी की ज़्यादा, डी में भी कौन सा वाला है, 10 वाला है तो उसकी सबसे कम, दूसरा है तो उसकी ज़्यादा होगी। अब मान लो 1 to 9 में भी आपको कंपैरिजन करना पड़े, तब हम कैसे करेंगे। जैसे आपको पता होगा, इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है ना, D1, D2, D3, D5, 4, 6, 7, 8, 9, D9 की अगर हम बात करूँ, लेफ्ट टू राइट में आप मूव कर रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब D1 में सबसे कम जेड इफेक्टिव होगा और D9 में सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप ले लीजिए कोबाल्ट 2+, ठीक है, निकल 2+, कॉपर 2+ और
जिंक 2+, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, पोलराइजेशन पावर ऑर्डर निकालना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक क्या होगा, 3D10, 4:2 होता है सब में, ठीक है। तो 2 तो निकल गया, तो 3D10 बचा। ये हो जाएगा आपका 3D9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3D8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3D7 CO2+ के लिए। तो हमें पता है अगर हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो जिंक की पोलराइजेशन पावर तो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होगी 9, किसमें है, Cu2+ में, वो होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, CO2+, उससे ज़्यादा किसकी होगी, Ni2+ की, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Cu2+ की। ये होगा पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर, और यही होगा आपके कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने देखी जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो 3D में, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट क्या हो, अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करो तो क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। आप इन सबको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम की, अगर हम बात करें, ठीक है ना, देखिए टॉप टू बॉटम में क्या होगा। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम में, तो देखिए ये आपकी 3D सीरीज जो आपका 4th पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये आपकी 4D सीरीज, ये आपके 5th पीरियड से स्टार्ट होती है। और ये आपकी 5D सीरीज जो आपके 6th पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखिए 3D से जब आप 4D में जाते हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप 4D से 5D में जाते हो, 4D से 5D में जाने पर भी आपको पता होगा कि यहाँ पे जो 6 पीरियड है, यहाँ पे आपके 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और लेंथेनॉइड्स आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो कहाँ एंटर करता है, एफ सबशेल में, जिसकी शील्डिंग पावर जो होती है बहुत बहुत पुअर होती है। इसका मतलब वहाँ पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब आप 4D से 5D में जाते हो तो भी आपके जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। रीजन्स आप यहाँ लिख सकते हो इन, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इन 6 पीरियड, इन 6 पीरियड, ठीक है, देयर इज 14 lengthenoid elements in which last electron enters in F सबशेल, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है, आपके एफ सबशेल में एंटर कर रहा है। और एफ सबशेल की होती है आपकी पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग है मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इंटर्स इन एफ सबशेल विच हैव वेरी पुअर शील्डिंग, ठीक है। सो जेड इफेक्टिव क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब 3D के कम, 4D का ज़्यादा और 5D का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप दे दिया जाए Zn2+, Cd2+, Hg2+। अगर आपको इनमें कंपैरिजन करना हो पोलराइजेशन पावर का, ये 3D का, ये 4D का, ये 5D का, 5D की सबसे ज़्यादा, 3D, फिर 4D, और फिर आपका 3D की सबसे ज़्यादा होगी आपकी पोलराइजेशन पावर, ठीक है। तो इनके आपको कंपाउंड दे सकता है, जैसे ZnCl2, CdCl2, Hg2Cl2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनका पोलराइजेशन पावर निकालना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे Pb2+ ले लीजिए आप, और ले लीजिए साथ में Cd2+, और आप ले लीजिए Zn2+। इनका आपको क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये है आपका कौन से पीरियड का, 4th पीरियड का, ठीक है। ये आपके 5th पीरियड का, और ये आपके लेट जो होता है 6th पीरियड का मेंबर होता है। ये दोनों डी ब्लॉक के,
और ये आपका पी ब्लॉक का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होती है, बट आपका पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जब आप कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे ये 4th है, ये 5th है और ये 6 है। तो इस कंडीशन में आपके जो 6 पीरियड है उसकी जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो आपको पता है जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसकी जो पोलराइजेशन पावर होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, Pb2+ की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 4th और 5th में 5th की ज़्यादा होगी Cd2+ और उसके बाद आपका Zn2+, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा करेक्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कर दो कि हाँ सर ने बताया था डी की ज़्यादा होती है एस और पी से तो पी की सबसे कम होगी, नहीं। आपको पीरियड नंबर भी देखना है, पीरियड नंबर सेम है तभी ये होगा, या तो सेम हो या फिर उससे ऊपर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उससे ऊपर होगा तो वैसे भी जेड इफेक्टिव कम होना ही है, ठीक है। और सेम है तो भी जेड इफेक्टिव कम होगा, बट अगर उससे ज़्यादा हो गया पीरियड नंबर 4th और 5th से, तब आपको क्या करना है, इसका ज़्यादा लेना है, बाकी का आपका अकॉर्डिंग टू जो भी आपको दिया हुआ है, 5D का ज़्यादा, 4D का, फिर आपका 3D का, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, केटाइंस के लिए क्या कर सकते हैं, हम पोलराइजेशन पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम इसका एक और स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए और इसको आप एक्सेप्शन में एक बार आप नोट करके लिखना, ठीक है ना, नोट करके, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें आपके एक और स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बात करेंगे पोलराइजेशन पावर की Be2+ और आपका Al3+ के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ Be2+ एंड Al3+ पोलराइजेशन पावर, ठीक है। अगर हम बात करें कि Be2+ और Al3+ में किसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, तो देखिए Be2+ आपके सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ठीक है। और आपका जो एल्यूमिनियम है Al3+, ठीक है, Al3+ ये आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। आपको पता होगा बेरिलियम और एल्यूमिनियम में आपका डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं एक बार पहले भी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, इसका साइज भी छोटा होगा रिलेटिवली, ठीक है। और बेरिलियम पे चार्ज कम है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर, अगर हम बात करें पोलराइजेशन पावर ऑफ Be2+, क्योंकि चार्ज कम है इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर कम होनी चाहिए, किससे, पोलराइजेशन पावर ऑफ Al3+ से, क्योंकि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। पोलराइजेशन पावर क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज ज़्यादा है तो उसके पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसके कंपाउंड के बारे में बात करें, बेरिलियम का कंपाउंड है BeF2 और एल्यूमिनियम के कंपाउंड है AlF3। अगर हम इन दोनों में कोवलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन करें तो हम कह सकते हैं कि AlF3 इज मोर कोवलेंट देन BeF3। ये है आपका कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ये आपका एक्सपेक्टेड है, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप देखते हो ये जो होता है बेरिलियम, इसके जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, ये होता है आपका BeF2। BeF2 जो होता है आपका, ये होता है नेचर में आपका कोवलेंट, क्या होता है, कोवलेंट। जबकि AlF3 जो होता है वो होता है आपका नेचर में कैसा, आयोनिक नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका एक्चुअल ऑर्डर, क्या है आपका एक्चुअल ऑर्डर। एक्चुअली में जब हम देखते हैं तो BeF2 कोवलेंट होता है जबकि AlF3 आयोनिक होता है। जबकि यहाँ से अगर हम देखें फेजान्स रूल से तो AlF3 ज़्यादा कोवलेंट होना चाहिए और BeF2 कम कोवलेंट होना चाहिए, जबकि BeF2 कोवलेंट होता है और एल्यूमिनियम जो AlF3 है वो होता है आपका आयोनिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो BeF2 है या बेरिलियम की जो भी पोलराइजेशन पावर है, बी की पोलराइजेशन पावर ऑफ
Be+2 वो ग्रेटर देन है आपके पोलराइजेशन पावर ऑफ Al3+ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आप देखोगे कि बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो सब नेचर में कैसे होते हैं, आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर आप बेरिलियम का कोई भी कंपाउंड ले लो, उसका अगर आप कंपैरिजन करो एल्यूमिनियम के किसी भी कंपाउंड से, तो सब में बेरिलियम का नेचर क्या आएगा, कोवलेंट ज़्यादा आएगा, जबकि एल्यूमिनियम का क्या आएगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती होती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो हुई बात हुई अपने केटाइंस के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनाइंस के लिए कि कैसे एनाइंस के भी ऊपर मतलब जो पोलराइजेशन पावर है आपकी वो कैसे डिपेंड करती है एनाइंस के लिए, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस के लिए, ठीक है ना। केटाइंस के लिए तो हमने बात कर ली, क्या होता है केटाइंस के लिए पोलराइजेशन पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। चार्ज ज़्यादा होना चाहिए केटाइन पे और साइज क्या होनी चाहिए केटाइन की, कम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस की। एनाइन के लिए कौन कौन से कंडीशंस होने चाहिए। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें एनाइंस के लिए, तो उसके लिए भी सेम होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज और साइज के, ठीक है ना। हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए ये तो आपका कैटायन, ठीक है, दोनों की साइज सेम है, दो कैटायन लेते हैं, ठीक है। एक है ये आपका एनायन, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा है आपका ये एनायन, ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये आपका सेकंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये जो एनायन है साइज बड़ी होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, इसका अट्रैक्शन फोर्स उतना काम नहीं कर पाएगा, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डिस्टेंस कम है, ठीक है, साइज स्मॉल है, इसलिए ये जो आपका न्यूक्लियस है ये इफेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होल्ड कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, आप देखोगे तो, ठीक है। जबकि आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको उसके कंपैरिजन में कम पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। पोलराइजेशन होगा नो डाउट, बट कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। इस वजह से उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, डिस्टोर्शन ज़्यादा आएगा, केटायन उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, जिस वजह से आपके कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखें ड्यू टू स्मॉल साइज, यहाँ पे क्या होगा आपका जो जेड इफेक्टिव है वो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं पोलराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो ड्यू टू स्मॉल साइज द न्यूक्लियस hold the electron cloud tightly, ठीक है, टाइटली होल्ड करेगा, सो लेस पोलराइजेशन, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा आपके, हियर साइज बड़ी होने की वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है, हियर द साइज ऑफ anion is bigger, so the nucleus, और हम लिख सकते हैं सो the attraction of nucleus on electron cloud is
less. So here is more polarization, here is more polarization will happen. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो पोलराइजेबिलिटी होती है ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज ऑफ एनायन के। जितना ज़्यादा साइज होगा एनायन का बड़ा, उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो हुई बात साइज की। अब हम बात करें चार्ज के ऊपर। मान लो इसके ऊपर चार्ज है -1, ये है आपका चार्ज -2। हमें पता है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे -2 रहेगा और यहाँ पे -1 ही रहेगा। तो आप डेफिनेटली यहाँ से भी देख सकते हो कि पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलस ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा नेगेटिव में, आप देखिए साइज भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और साइज ज़्यादा होगी तो आपकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन और साइज ऑफ एनायन। केटायन के केस में अलग था, आपको पता होना चाहिए। केटायन के केस में हमने क्या लिखा था, पोलराइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे उल्टा था, ये था आपके फॉर केटायन, यहाँ पे भी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन के केस में, लेकिन केटायन के केस में साइज क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है ना, तो केटायन की साइज कम होनी चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। एनायन के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए और उसकी साइज भी बड़ी होनी चाहिए, तब जाके आपके पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कोवलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें आपके नाइट्रोजन N3- O2- और F-। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज से देखिए आप N3- ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी O2- से और F- से। ठीक है, आप ले लीजिए फास्फोरस P3- S3- या फिर आप ले लीजिए S2- और Cl-। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फास्फोरस की ज़्यादा होगी, फिर सल्फर और फिर आपके क्लोरीन की। अगर आप बात करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अब आपको 400 सेम है, साइज से देखना है। जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो साइज किसकी सबसे ज़्यादा, I- की, फिर Br, फिर F और फिर आपका Cl। ठीक है, तो इस टाइप के आपके एग्जाम्पल्स आपको कंपेरिजन करने पड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। ये तो थी आपके मोनोवेलेंट के लिए। यहाँ पे आप देखिए जितने भी आयन्स हैं आपके मोनोवेलेंट है। क्या हो अगर आपके पास पॉलीवेलेंट एनायंस हो, जैसे SO4 2- सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है, नाइट्रेट, तो फास्फेट, तो हम वहाँ पे कैसे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें आपके पॉलीवेलेंट के लिए, इन पॉलीवेलेंट या फिर आप कहिए पॉलीएटॉमिक एनायंस। अगर हम पॉलीएटॉमिक एनायंस की बात करें, पॉलीएटॉमिक एनायन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, जैसे आप लीजिए PO4 3- SO4 2- ले लीजिए आप, NO2-। ठीक है ना, ये आपके क्या आएंगे, पॉलीवेलेंट एनायंस। ठीक है, तो देखिए अगर हम कंपैरिजन करें आपके कार्बोनेट CO3 2-, एक तो O2-, एक है आपका CO3 2-। ठीक है, तो आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि कार्बोनेट का साइज बड़ा होगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। बट देखिए ऐसा नहीं होता है। कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो C_O, ये आपका O-। ठीक है, और ऑक्सीजन देखिए O2-। यहाँ आपको साफ दिख रहा है, यहाँ एक तो रेजोनेंस पे रहेगा, देखिए
आपके रेजोनेंस की वजह से आपका क्या है, कंटिन्यू क्या होता रहेगा, आपके जो चार्ज है वो क्या होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आपका क्या रहेगा, वो एक जगह पे आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ आप देखिए सिंगल मोनो एटॉमिक में चार्ज एक ही जगह, केवल ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब यहाँ जेड इफेक्टिव है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम देखें इसकी पोलराइजेबिलिटी वो क्या होगी, सिंगल के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी साइज़ तो बड़ी है ही सी, ठीक है ना, और 2- है। साइज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम चार्ज से इसको देखेंगे। ठीक है ना। हमें पता है पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी जो है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए साइज की। ठीक है, साइज से हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे चार्ज से। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरा का पूरा ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही एटम के ऊपर। जबकि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है दोनों के ऊपर, ये क्या है, डीलोकेलाइज है, पूरे कंपाउंड में फैल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा, जबकि यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी जो भी मोनोवेलेंट आपका आयनाइंस होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इस चीज़ को कि जो आपकी पोलराइजेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर आप कंपैरिजन करोगे तो आपका जो मोनो एटॉमिक होता है एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन, उसकी ज़्यादा होती है आपके किससे, पोली एटॉमिक एनायन से। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों, क्योंकि मोनो एटॉमिक में क्या होता है, चार्ज एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, जबकि पॉली एटॉमिक एनायन में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना, फैल जाता है, रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको कंपैरिजन करना हो PO4 3-, ठीक है, SO4 2-, SO3 2-, ठीक है, आप ले लीजिए CO3 2-, ठीक है, और आप ले लीजिए NO2- और NO3-। ठीक है, इनमें आपको कंपैरिजन करना हो पोलराइजेशन पावर का, ठीक है, या फिर पोलराइजेबिलिटी का, तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे। एक तो ये फैक्टर तो लागू होता ही है, ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर लागू होता है, दैट इज कि आपको सेंट्रल मेटल एटम को भी देखना है। यहाँ आप सेंट्रल मेटल एटम फॉस्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो वो भी चीज़ आपको देखनी है कि सेंट्रल मेटल जो एटम है आपका, उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर कितनी है। ठीक है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कैसे होल्ड कर सकता है। अगर उसकी सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, तब वहाँ पे आपका पोलराइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी पोलराइजेबिलिटी होती है इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की आपकी या जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब कम होगी, टेंडेंसी कम होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सेंट्रल मेटल की, उसकी अपने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब जो अपना ही चार्ज है, ठीक है, उसको होल्ड करने की जो टेंडेंसी है उसकी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब सामने वाला कैटायन उसको जल्दी डिफॉर्म कर सकता है, मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो आपको सेंट्रल मेटल एटम को भी देखना है। अब यहाँ आप देखोगे तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद बात करें हम -2 के लिए, SO4 है, SO3 2- और CO3 2- है। तो सल्फर और कार्बन में आपकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो उसकी ठीक है, इसके बाद हम बात करें SO4 और SO3 में, यहाँ पे आपको सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है +4 या +6। जैसे जैसे आपका सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बाद में आएगा आपके SO3
2 माइनस, फिर आएगा आपके पास SO4 2 माइनस, यहाँ पे भी आप देख लीजिए ये है आपका +3, ये आपका +5 में है, ठीक है। तो +6, ठीक है। यहाँ पे पहले आ जाएगा आपके NO2 माइनस और फिर आएगा आपके पास NO3 माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पॉली एटॉमिक एनाइंस के लिए भी क्या करना है, पोलराइजेबिलिटी आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आपकी बात किसके लिए, फेजांस रूल के लिए, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं केटाइन और एनाइन के लिए जो आपके कोवलेंट कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। केटाइन के लिए बात की जाए, केटाइन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, उस पर चार्ज होना चाहिए ज़्यादा। एनाइन का साइज भी बड़ा होना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए ज़्यादा, तब जाके आपकी पोलराइजेशन पावर भी होती है आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं कि ये जो हमने पढ़ा फेजांस रूल, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हम चीज़ें इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल के बारे में, ठीक है ना, कि फेजांस रूल जो अभी तक हमने देखा है, ठीक है ना, जो हम कोवलेंट कैरेक्टर निकाल रहे हैं, पोलराइजेशन निकाल रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, ठीक है, कैसे हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल, क्या क्या फेजांस रूल की एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे फर्स्ट तो यही है कि हम उससे कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, हम कोवलेंट कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके, हमने देखा है कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतने ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। और पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, केटाइंस और एनाइंस के लिए। केटाइंस के लिए पोलराइजेशन पावर के ऊपर, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटाइंस, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा केटाइंस की पोलराइजेशन पावर होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होंगे आपके कोवलेंट कैरेक्टर होंगे। और एनाइंस के लिए पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइंस, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, आप लीजिए LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर डिफाइन करना हो तो कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्या देखना है आपको, एनाइन तो देखो सब में सेम है, सबके ऊपर चार्ज भी सेम है। अब आपको देखना है केटाइंस का साइज, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका साइज छोटा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो LiCl, फिर Na, फिर KCl, फिर RbCl और फिर आपका CSCl, ठीक है। सेकेंड ग्रुप के लिए आप ले लीजिए, ठीक है ना, जैसे BeCl2 ले लीजिए, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, सेम थिंग, सबके ऊपर एनाइन सेम है, चार्ज भी सबके ऊपर सेम है। आपको किससे देखना है, साइज से देखना है। तो जिसकी साइज छोटी होगी उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो BeCl2 मोस्ट कोवलेंट, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ठीक है। इस तरह से आपको डिफाइन करना होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये आपको करना है AlF3, BeF2 और MgF2, ठीक है। इसके लिए आपको क्या निकालना है, वो निकालना है कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। चलिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसके लिए निकालिए, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको देखा था, मैंने आपको बताया कि Be2+ जो होता है और Al3+ में Be2+ जो होता है मोर कोवलेंट होता है, ठीक है। इसलिए BeF2 जो होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होता है। अब बात आती है MgF2 और AlF3 में, दोनों में एनाइन तो सेम है, चार्ज इसके ऊपर +2, इसके ऊपर है +3, ठीक है। तो
सेम पीरियड के आपके एलिमेंट रहते हैं। मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट चार्ज से भी देख सकते हो कि जिसका चार्ज ज़्यादा है उसकी पोलराइजेशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। मतलब AlF3 इज़ ग्रेटर देन MgF2। या फिर आप साइज से भी देख सकते हो कि एल्यूमिनियम की जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो साइज छोटी होने की वजह से दोबारा आपके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो AlF3 ज़्यादा होगा MgF2 से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इस तरह के ऑर्डर्स भी पूछ लिए जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। चलिए इनको आप नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम एक दो न्यूमेरिकल अगर हम बात करें, जैसे इन पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है, वही अपने को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग compound is most covalent in nature? ठीक है, आपके पास एग्जांपल ले लीजिए आप। PbCl2 B ले लीजिए आप, AgCl C ले लीजिए, HgCl2 और D ले लीजिए आप Hg2Cl2, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। CuCl2, FeCl3, ZnCl2, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको भी ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। ये तो आपका 5th पीरियड का है, ये आपका 6 पीरियड, ये भी 6 पीरियड, ये भी आपका 6 पीरियड। तो 6 पीरियड का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये है आपका P ब्लॉक का, ये है आपके दोनों D ब्लॉक के, ठीक है। ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6, ये भी आपका 6, ये भी आपका 6 में ये है आपका P ब्लॉक, ठीक है। ये है आपका D ब्लॉक। तो अपने को क्या देखना है, D ब्लॉक को देखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि D ब्लॉक के लिए पोलराइजेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है P ब्लॉक से, ठीक है। क्योंकि पीरियड क्या है, सेम है, इसीलिए। अब D में भी यहाँ आप देखोगे ये +2 में होता है और Hg2 2+ कैटेगरी में होता है। मतलब Hg के ऊपर +1 ही रहता है यहाँ पे, यहाँ पे +2 है। मतलब यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो आपका पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो मोस्ट कोवेलेंट होगा आपका C, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें हम, ठीक है, यहाँ पे Zn 2+ है, Fe 3+ है और Cu 2+ है। तो देखिए सेम आपके सेम पीरियड के हैं, तो आपको चार्ज देखना है। FeCl3 में Fe पे +3 चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब इसके पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे, तो मतलब FeCl3 वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात आती है इसकी और इसकी। यहाँ देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन 3D10, यहाँ आप देखोगे तो 3D9 होगा। और हमें पता है 10 वाले का जो होते पोलराइजेशन पावर क्या होती है, सबसे कम होती है। 9 की उससे ज़्यादा होगी तो CuCl2 और फिर आएगा आपके लास्ट में ZnCl2, ठीक है। तो इस टाइप का आपका ऑर्डर रहेगा जो आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। D10 है, सबसे कम रहेगा, ठीक है। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं जो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसे नोट कीजिए आप। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की किसके बारे में, हमने एक तो सबसे स्टार्टिंग में बात की थी किसके बारे में, डी ब्लॉक के कैटायंस के लिए, ठीक है। डी ब्लॉक के कैटायंस की पोलराइजेशन पावर जो होती है ज़्यादा होती है एस और पी से, ठीक है। पर आपका पीरियड क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। ये कंडीशन थी, सेम होना चाहिए या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे होते हैं फिर
एस और पी की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए डी की ज़्यादा होती है एस और पी से, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद D10 की सबसे कम होती है, और 1 से 9 जाते हैं तो आपकी इंक्रीज होती रहती है, D9 की सबसे ज़्यादा, फिर D8, फिर D7, फिर D6 और सो ऑन, ठीक है। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन के लिए क्या होना चाहिए, साइज और चार्ज दोनों क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, जो हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल में, ठीक है। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो आपकी, जिससे हम कोवलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं फेजांस रूल की हेल्प से, ठीक है। वो हमने देख लिया है, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फेजांस रूल की कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you very much.